अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के लिए जो है हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन का। जो भी सेल इंजरी से रिलेटेड एक दो चीजें रह गई हैं वो फिर मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये अभी क्योंकि ज्यादा जरूरी टॉपिक है तो इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, कोई बताना पसंद करेगा मुझे? Inflammation is the process where body responds to an injury। ठीक है जी, आपको किसी किस्म की कोई इंजरी हुई है। अब जो इंजरी है वो एक्सटर्नल फीचर हो गया। किसी भी किस्म की इंजरी हो, जितने भी कॉजेज हमने इंजरी के पढ़े थे वो सारे के सारे कॉजेज जो हैं वो जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। कब? जब बॉडी रिस्पॉन्ड कर जाएगी। किस चीज को रिस्पॉन्ड करेगी? आपके जो है वो क्या कहते हैं, आपको जो जिस किस्म की इंजरी हुई है उसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, किसी बाहर वाले एजेंट का जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है वो इंजरी होती है, और उसके रिस्पॉन्स में जब बॉडी रिएक्ट करती है तो वो इन्फ्लेमेशन होती है। Now this inflammation is the process which is a protective response for the body। मेजरली प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि इससे होता यह है कि जब तक ये रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा किसी भी किस्म की जो इंजरी है उसकी हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग के प्रोसेस के लिए इंजरी का होना जरूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि गलत जख्म बंद हो जाता है और उसकी वजह से डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो आपने नोट किया होगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। सर्जरी तो बहरहाल होती है। अब वो जो सर्जरी हो रही है वो क्या कर रहे हैं आप, कि दोबारा उस जगह पे जख्म बना रहे हैं ताकि वहां पे दोबारा से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट हो और फिर हीलिंग हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी किसी भी जख्म या किसी भी इंजरी या कोई भी चीज जो है, जो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स आया है बॉडी के ऊपर, उसके नतीजे में बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, और जब बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी तो वो इन्फ्लेमेशन कहलाएगा। अच्छा, इन्फ्लेमेशन जो है एक पिक्चर पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उस पिक्चर को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये एक जनरल ओवरव्यू है इन्फ्लेमेशन का, अगर आप नोट करिए। ठीक है जी, अब इसमें देखें सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपका वट एवर द कॉजेज, उस पर भी हम पूरी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस आने के नतीजे में कोई ना कोई एपिथेलियम डैमेज होगी। हम यहाँ पे एपिथेलियम से मुराद स्किन नहीं ले रहे, हम यहाँ पे एपिथेलियम से मुराद कोई इंटरनल स्पेसिफिक एपिथेलियम नहीं ले रहे। कोई सी भी एपिथेलियम डैमेज होती है और कुछ भी नहीं होता तो सिंपली ब्लड वेसल की एपिथेलियम तो डैमेज होएगी। वजह क्या है कि अगर वो नहीं होगी तो फिर आपका जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो नहीं चल सकेगा। एपिथेलियम का डैमेज होना या किसी भी किस्म के सेल का डैमेज होना, उसके नतीजे में जो है वो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्लास में कि जी ईट मी रिस्पॉन्स एक जनरेट होता है, या जो आपके जो डेड टिश्यू सेल्स होते हैं वो किसी ना किस्म के जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। जब वो उनको अट्रैक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उस अट्रैक्शन के नतीजे में आपके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, और उस मूवमेंट के नतीजे में होता यह है कि आपका जो डेड टिश्यू होता है वो रिमूव करवा दिया जाता है। वो थोड़े दिनों तक इन्फ्लेमेशन होती है, फिर डेड टिश्यू रिमूव हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में ये तमाम चीजें होती हैं कि जी पहले आपके जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, फिर मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। इन मीडिएटर्स के नतीजे में जो सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। वो इन्फ्लेमेटरी एरिया में जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हुई है, जहाँ एडिमा हुआ है, उसकी तरफ रिक्रूट करते हैं। जो भी इंजूरियस स्टिमुलस होता है उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होने के नतीजे में हीलिंग के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जब वो हीलिंग के सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो उसके नतीजे में रिपेयर होती है। जो भी जख्म है उसकी रिपेयर होने का ये पूरा मैकेनिज्म है। तो इन्फ्लेमेशन अगर नहीं स्टार्ट होगी तो रिपेयर नहीं होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी के लिए।
लेकिन मसला क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो कभी कभी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेज देती है, और उन एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेज के नतीजे में ये होता है कि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो पाती, या उस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में, क्योंकि वो बहुत एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके नतीजे में हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है जी, तो वो तमाम चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होता है, क्या होता है। तो ये एक जनरल सिनेरियो है इन्फ्लेमेशन का। अब इन्फ्लेमेशन की सिनेरियो के बाद जो मेजर क्लासिफिकेशन है आपकी जो इन्फ्लेमेशन की, वो दो तरह की इन्फ्लेमेशन होती है। एक होती है अक्यूट इन्फ्लेमेशन, और दूसरी होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा, अक्यूट जैसे नाम से जाहिर है फौरन, जल्दी में। ठीक है जी। और क्रॉनिक का मसला जो मतलब है, उसका मतलब है आहिस्ता। अक्यूट इन्फ्लेमेशन का मतलब है फौरी रिस्पॉन्स आना, किसी भी जख्म का फौरी रिस्पॉन्स अगर आ रहा है तो वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहलाती है। अगर किसी भी इंजूरियस एजेंट का बहुत डिलेड रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कह देते हैं। यानी अक्यूट इन्फ्लेमेशन को आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अर्ली टू कम एंड अर्ली टू गो। रिस्पॉन्स जो है वो मिनट्स टू आवर्स में शुरू हो जाता है इसका, और डेज के अंदर खत्म हो जाता है। जबकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स जो है डेज और वीक्स में स्टार्ट होता है, और मंथ्स तक उसका जो है वो रिस्पॉन्स होता है, और उस तरह की जो बीमारी है वो चलती रहती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पॉइंट है इन दोनों के दरमियान में। आप लोगों को अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के हवाले से आपको पता चल गया कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती हैं वो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन का फर्क है। खाली टाइम ड्यूरेशन का फर्क नहीं है, और काफी सारे डिफरेंसेस भी आपको मिल जाते हैं इसमें। इसके हवाले से मैं अभी आपको बताती हूँ। ये एक पिक्चर शेयर की है मैंने, इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर अक्यूट और क्रॉनिक के बारे में जो डिफरेंशिएशन है वो किस तरह से है। जैसे मैंने आपको पहली चीज बताई कि इसका जो ऑनसेट है वो फास्ट है, मिनट्स और आवर्स के अंदर जो है इसका रिस्पॉन्स आता है। जबकि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर जो है वो डेज में जाके इसका रिस्पॉन्स आता है। इसके बाद जो दूसरा जो इनका डिफरेंस है वो सेलुलर इन्फिल्ट्रेट्स का है। इन्फिल्ट्रेट या इन्फिल्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि किसी जगह पे वो उस चीज का मौजूद होना जो वैसे वहां पे मौजूद नहीं होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब इन्फ्लेमेशन में हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि कुछ सेल्स हैं जो कि उस टिश्यू के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन वो सेल्स उस जगह में आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन में मेजरली न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स की मिकदार बढ़ जाती है। जबकि उसके मुकाबले में अगर आप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स और साथ में लिम्फोसाइट्स की तादाद बढ़ती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अक्यूट इन्फ्लेमेशन के सेल्स की बात करें तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो स्पेसिफिक सेल्स है वो न्यूट्रोफिल्स हैं, और मोनोसाइट्स हो गए। मोनोसाइट्स जो हैं वो सर्कुलेशन में जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनको कहते हैं, और यही सेल्स जब टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, अपनी साइज बड़ी कर लेते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। तो मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस इज वन एंड द सेम थिंग। साइज का और जो है टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा सा फर्क है, उसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे बाद में अगले लेक्चर्स में। ठीक है। जो तो मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस एक सेल, एक टाइप हो गई सेल की, और दूसरी हो गई लिम्फोसाइट्स। ये दो तरह के सेल्स जो है इनकी जो मतलब इनकी जो तादाद है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाती है। आमतौर पे आपने नोट किया होगा कि हम जब कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी या सीपी जो कंप्लीट पिक्चर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपने नोट किया होगा कि यूजुअली एक बंदा अगर बुखार में जा रहा है और उसको शदीद किस्म का बुखार है तो जो पहला टेस्ट डॉक्टर लिख के दे रहा होता है वो लिख के देता है कि जी सीपी करा लें इनका या सीबीसी करा लें। अब सीबीसी या सीपी का मतलब क्या है कि ब्लड की पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाए, उससे काफी सारी चीजों का पता चल जाता है। उसको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे भी, लेकिन आपके लिए जो एक बेसिक चीज अभी बता दूं कि आप लोग बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल
घर में रिपोर्ट्स होती हैं, किसी के टेस्ट हो रहे होते हैं, तो एक थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपने नोट किया होगा शुरू में सारे आरबीसी के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है जी। रेड ब्लड सेल काउंट हो गया, फिर उसके अलावा जो है वो हीमोग्लोबिन हो गया, फिर एमसीवी, एमसीएचसी, इस तरह की तमाम चीजें जो हैं ऊपर, हेमाटोक्रिट वगैरह, ये तमाम चीजें ऊपर दी हुई होती हैं। उसके बाद फिर आपके पास जो है टीएलसी आता है, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट क्या है? ल्यूको मींस वाइट, सेल मीन साइट मींस सेल, ल्यूकोसाइट मींस व्हाइट सेल की बात हो रही है। तो व्हाइट सेल जो होते हैं आपको मालूम है कि हमारे डिफेंस सेल्स कहलाते हैं। सो ल्यूकोसाइट काउंट, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो क्या है? 6000 to 11000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, आई गेस। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ यूनिट में, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो 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 अमाउंट है सेल की, 6000 है या 7000, इस तरह से कुछ है। लोअर लिमिट में या तो 4, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, या 6 है, उसको चेक करना होगा। तो वहां से लेके 11000 तक जो है ये नॉर्मल रेंज है। अब यहाँ से अगर ऊपर जा रहे हैं सेल्स, 11000 से अबव जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बुखार भी है। 11000 से अबव भी सेल्स जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बंदे को किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन तो लाजमी सी बात में हुआ है कि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि उस इन्फेक्शन के नतीजे में इन्फ्लेमेशन हुई है, जब भी बुखार चढ़ा है बंदे को। क्यों बुखार चढ़ा है वो अभी मैं 2 मिनट के बाद, इसके फौरन बाद ही मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब वो जो बुखार चढ़ा है तो इन्फ्लेमेशन हुई है। अब इन्फ्लेमेशन कौन से टाइप की है, उसके लिए आपके पास नीचे 5 तरह के सेल्स गिवन होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, फिर होते हैं मोनोसाइट्स, उसके बाद होते हैं इओसिनोफिल्स, फिर होते हैं बेसोफिल्स, और उसके बाद आखिर में होते हैं लिम्फोसाइट्स। ये 5 तरह के सेल्स हैं जिनकी एक लिस्ट पूरी बनी हुई होती है, और उनके आगे उनकी परसेंटेज, अवेलेबल परसेंटेज लिखी हुई होती है, और उससे आगे एक और कॉलम होता है जिसके अंदर उनकी नॉर्मल रेंजेस गिवन होती हैं। अब अगर आप उस टेबल को, जो सेक्शन को अगर आप देखते हो, तो उसके अंदर आपको क्लियरली पता चलेगा। अगर तो न्यूट्रोफिल्स अपनी रेंज से ज्यादा बढ़े, कुछ 65% तक होने चाहिए, 65% से समझ लें कि 70-75% या 80% तक सेल्स आ रहे, सेल काउंट जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं। आपके दिमाग में पहली चीज क्या आनी चाहिए कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई हुई होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स बढ़े हुए हैं, तो उस सूरत में आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की साइड पे जा रहा है। तो इस तरह से स्पेसिफाइड हुए भी हैं चीजें, और आपको आराम से जो है वो क्लियरली पता चल जाता है कि कहाँ जा रही है सिचुएशन पेशेंट की। तो इस वजह से कंप्लीट सेल काउंट कराया जाता है। तीसरी जो चीज यहाँ से आपको पता चलती है वो प्लेटलेट काउंट है। प्लेटलेट काउंट आमतौर पे जब तक के किसी भी किस्म की कोई कोगुलेटिव डिसऑर्डर्स नहीं होते थे उस जमाने, एक जमाने तक, तो प्लेटलेट काउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था। बस एक ये पता चल जाता था कि जी पैरामीटर नॉर्मल है या नहीं है। लेकिन जब से डेंगी फीवर की जो कहानी बहुत, एक आपको याद होगा, एक जमाने में बहुत प्रिवेल कर रही थी, तो उसमें आपने फिर ये भी देखा था कि जी प्लेटलेट काउंट जो है वो गिर जाता है, और काफी से ज्यादा गिर जाता है। इसको फिर अब जो है वो एक पॉलिटिकल असाइलम के लिए एक इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया गया एक जमाने में। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बेसिकली तो प्लेटलेट काउंट भी आपको फिर बता रहा होता है कि जी कौन सी डिजीज है। स्पेसिफिकली प्लेटलेट काउंट अभी फिलहाल डेंगी के लिए जो है वो बहुत ही डायग्नोस्टिक फीचर है कि अगर तो प्लेटलेट काउंट गिर रहा है तो डेंगी के डायग्नोसिस भी करवाता है, और अगर प्लेटलेट काउंट आगे पीछे हो रहा है तो आप जब अगर डेंगी का ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं तो आपको ये जो टेस्ट है ये कंफर्म भी करा होता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। तो ब्लड सीपी की काफी सारी चीजें होती हैं, हमने उसको अच्छी तरह डिस्कस किया है। लेकिन आपके लिए इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीपी के हवाले से भी, वो ये है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। उसके लिए फिर यही था कि अक्यूट के लिए न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और क्रॉनिक में जो है या तो मोनोसाइट्स होंगे या लिम्फोसाइट्स होंगे। दूसरी जो तीसरा जो जो आपके पास जो वो आ रहा है, क्या कहते हैं, जो डिफरेंस जिस कैटेगरी में आ रहा है वो टिश्यू इंजरी एंड फाइब्रोसिस है। अक्यूट इन्फ्लेमेशन क्योंकि अर्ली टू कम एंड अर्ली टू गो होता है, तो उसमें टिश्यू डैमेज ज्यादा नहीं होती, तो यूजुअली माइल्ड होता है और सेल्फ लिमिटेड होता है। एक अब मखसूस जगह पे जो है वो जख्म बन जाता है, और वो जख्म जो है वो बाद में हील अप हो जाता है। इसकी सबसे आसान तरीन एग्जांपल हो सकती है हम पेंसिल स्क्रैच। पेंसिल स्क्रैच करते हैं हम किस तरह से, हम खुद जानबूझ के तो नहीं कर रहे होते, कभी गलती से पेन का इनने भी या पेंसिल अभी बिल्कुल फौरन शार्पन की थी,
बिल्कुल नोकीली जो निब होती है पेंसिल की, अगर वो आपकी स्किन के ऊपर रगड़ जाए तो एक तो पेंसिल का निशान पड़ता है। जब आप उस पेंसिल के निशान को हटाते हैं तो एक हल्का सा स्क्रैच आया हुआ होता है स्किन के ऊपर। अब उस स्किन के स्क्रैच को अगर आप नोट करो, फॉलो करना शुरू करो, तो वो क्या होता है कि जी वो थोड़ा सा पिंक हो जाता है, फिर थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है, फिर उसके साइड पे जो वो फूल जाता है। तो वो जो तमाम चीजें है ना, वो क्या हो रहा है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आ रहे हैं, कि मतलब एक एक करके चीजें आ रही है। कैसे आती है, क्यों आती है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर जो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें जो टिश्यू इंजरी होती है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मंथ्स या इयर्स तक इंजरी हो रही होती है, ऐसा होती है, फिर हील हो जाता है, फिर इंजरी होती है, फिर हील हो जाता है। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा होता है हीलिंग और इंजरी का। तो उसके नतीजे में जो टिश्यू डैमेज होता है वो खासा मैसिव होता है और स्लो एंड ग्रेजुअल होता है। जैसे मैंने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है तो प्रोग्रेसिव होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता है, छोटा सा एरिया लेना शुरू करता है और वो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छी खासी जो लेंथ होती है टिश्यू की, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है उस तरह की इन्फ्लेमेशन में। तो ये एक डिफरेंस हो गया। तीसरा जो है लोकल एंड सिस्टमिक साइंस की जो बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कार्डिनल साइंस है जिनको अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दीज आर द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अक्यूट इन्फ्लेमेशन में बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, बिल्कुल एकदम से नजर आती हैं और आपको एकदम से अपनी तरफ तवज्जो करवाएंगी और आप फौरन जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो काम करेंगे, क्योंकि वो इतनी ऑब्वियस होती हैं चीजें और बिल्कुल साफ पता चल रहा होता है कि अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो कोई गड़बड़ हो सकती है। तो यू गो फॉर इट वेरी स्पीडीली और उसकी वजह से वो हील जल्दी हो जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो प्रोमिनेंट साइन होते हैं तो आप उसको प्रॉपर तरीके से हील कर सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जो कार्डिनल साइंस होते हैं, कभी आए कभी नहीं आए, आगे पीछे हो रहे हैं, आपके लिए डायग्नोसिस बनाना मसला हो जाता है। जाहिर सी बात है, डायग्नोसिस नहीं बनती है तो मिस डायग्नोसिस के नतीजे में ट्रीटमेंट गलत चली जाती है, उसके नतीजे में जो है वो जख्म और चलता रहता है, कार्डिनल साइंस जो है वो नहीं आ रहे होते हैं और इसकी वजह से काफी से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने अभी डिस्कस की है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपसे करती हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, ये जो स्लाइड है, आई डोंट नो आपके पास शेयर हुई है या नहीं हुई है। जो नेक्स्ट है सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन इंजरी। अगर आपके पास ये स्लाइड शेयर हो गई तो काइंडली हैंड रेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू। इसमें जो है अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को डिसऑर्डर्स की बेस पर डिफरेंशिएट किया गया है और ये देखने की कोशिश की गई है कि इनमें सेल्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है जी, और वो किस तरह से आपकी मतलब जो एक जो डिजीज प्रोसेस होता है उसको कैसे जनरेट करते हैं। अक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो डिसऑर्डर्स हैं वो यूजुअली अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, काफी खतरनाक किस्म की सिचुएशन है। प्रॉपर तरीके से अगर इसको टाइमली हैंडल ना किया जाए तो एक दिन बंदा रात को सोता है और फिर सुबह में जागता नहीं। तो ये इतना सिवियर किस्म का होता है कि बगैर किसी साइन के खांसे छींके बगैर बगैर किसी किस्म की तकलीफ का इजहार किए पेशेंट दुनिया से गुजर जाता है। ये इतनी सख्त किस्म की कंडीशन है। लेकिन ये जो अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, इसका जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसके अंदर आपको सेल्स कौन से ज्यादा बढ़े हुए मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए मिलेंगे। उसके मुकाबले में एक और अक्यूट कंडीशन है जिसको एस्थमा कहते हैं। एस्थमा जो है बेसिकली एक एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, अब जब एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन की जब बात आती है तो वहां पे आपके पास जो है आपके एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस या एंटीबॉडीज जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो एंटीबॉडीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन जनरेट करने में, वो है आईजीई। आईजीई एंटीबॉडीज क्या है आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनका रोल एस्मा में या किसी भी डिजीज में किस तरह से आता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो एक जनरल एक टेबल आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। अच्छा, इसमें सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं वो कभी भी न्यूट्रोफिल्स नहीं होते हैं, वो इओसिनोफिल्स होते हैं। अच्छा, इओसिनोफिल्स के सरफेस पे आईजीई एंटीबॉडीज अटैच्ड होते हैं। किसी भी किस्म का कोई एलर्जन है जिससे आपको एलर्जी हुई है, वो अगर आईजीई एंटीबॉडी के ऊपर आके अटैच हो जाता है तो क्रॉस ब्रिजिंग करने के नतीजे में जो 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 इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं और
उसके नतीजे में फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और एस्थमा की जो एक्यूट कंडीशन है वो स्टेटस एस्थमेटिकस कहलाती है। बहुत खतरनाक सिचुएशन है जिसमें पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाए बगैर गुजारा नहीं होता। स्टीरॉइड के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, अमाइनोफाइलिन की इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, पेशेंट को जो है 95% ऑक्सीजन के ऊपर रखा जा रहा होता है, और साथ में जो है उसको ब्रोंकोडाइलेशन के लिए जो है वो इनहेलेशन भी दी जा रही होती है, आईवी और ओरल मेडिकेशंस भी जारी होती हैं, और उसके बाद जाके पेशेंट की जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी स्टेबलाइज होती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडीज का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो जाके एपिथेलियम के नीचे सेटल डाउन हो जाता है। वहां पे एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसके नतीजे में फिर टिश्यू डैमेज शुरू हो जाती है। खासी खतरनाक सिचुएशन है, और बहुत तेजी में जो है वो रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट को लेके जा सकती है। सेप्टिक शॉक अगेन साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और पूरी बॉडी जो है वो एकदम से कंप्लीट शटडाउन में जाती है। इन्फ्लेमेशन होती है, और आपका होता यह है कि आपका जो इन्फेक्शन होता है किसी एक जगह नहीं रहता, पूरी बॉडी में फैल जाता है। यानी आपका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो ब्लड में आ जाता है, और ब्लड की वजह से वो तमाम जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के, और उसकी वजह से जो है ये एक्यूट कंडीशन जनरेट होती है। अगर तो प्रॉपर तरीके से पेशेंट को हैंडल ना किया जाए तो डेथ जो होती है वो बहुत ही कॉमन फैक्टर होता है सेप्टिक शॉक का। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के हवाले से अगर हम बात करें, आर्थराइटिस बहुत ही ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट्स फूलना शुरू होते हैं, स्वेलिंग कभी होती है कभी नहीं होती। उसके बाद फिर जो है वो जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, पेशेंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना शुरू होती है, फिर बहुत ज्यादा ऑब्वियस होना शुरू होता है। अब अगर आप समझ रहे हैं कि जी आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग तो महसूस हो रही है, जॉइंट पे हाथ रखेंगे जॉइंट गर्म नहीं होगा, जॉइंट गर्म नहीं होगा तो आपको ख्याल ही नहीं आएगा कि इन्फ्लेमेशन हुई है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रहा होता है। लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं। एंटीबॉडीज का जो रोल है वो भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। कुछ लोग कहते हैं होती है एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, कुछ कहते हैं नहीं होती है। अच्छा, इसमें भी अगेन मसला ये कि एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, अब उसके फिर अलहदा से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उन उन इंडिविजुअल डिजीजेस में जो इंडिविजुअल पॉजिटिव एजेंट्स हैं उनके हवाले से फिर अलहदा से जो जो मतलब कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सेज डिफरेंट हो जाते हैं। अगेन एस्थमा क्रॉनिक भी होता है, मतलब जो स्टेटस एस्थमेटिक से पेशेंट निकल गया तो वो फिर उसको सालों साल एस्थमा चलता है। कहाँ आमतौर पे सेटल रहता है, लेकिन कभी उसको अपने जो भी एलर्जन है उसको पहचानने की जरूरत है पेशेंट को, कि उसको किस चीज से एलर्जी होती है, उसको उससे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि खाने वाली चीज है या कोई मौसम है या कोई माहौल है। कभी कभी जैसे समंदर के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं उनको अस्थमा बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर उनको जो है वो सिटी शिफ्ट करने के मशवरे दिए जाते हैं कि जी आप थोड़ा सा सी लेवल से ऊपर चले जाएं तो आपकी तबीयत सेटल हो जाएगी। इवन कराची से निकल के हैदराबाद या मतलब इंटीरियर सिंध की तरफ भी चले जाते हैं तो उनकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है। सो ये एक चीज है, यूसिनोफिल्स अस्थमा की इस कंडीशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत जानलेवा प्रोसेस है। बाय द एंड जब तक वो डैमेज कॉज करता है, वो डैमेज जो है वो इरिपेयरेबल हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के नतीजे में यानी इसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, यानी आपको जो है ब्रेन में डैमेज हो सकती है जिसके नतीजे में पैरालिसिस हो सकता है, व्हाटएवर बहुत सारे मसाइल जो हो सकते हैं पेशेंट को। तो अगेन ये भी मसला है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लड सप्लाई कौन से ऑर्गन की रुक रही है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबी बीमारी है, स्लो प्रोसेस में जनरेट होती है, लेकिन काफी फेटल बातें उठाती है। अच्छा, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स ऑब्वियसली इसके अंदर भी इन्वॉल्व हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस बहुत स्लो प्रोसेस है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो आपके जो लंग्स हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहता है, और उसके नतीजे में होता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो लंग के जो एयर एक्सचेंज एरियाज हैं यानी जो एल्वियोलाई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि बहुत नाजुक टिश्यू होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होना शुरू हो जाता है। और उस डैमेज के नतीजे में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस है, इन्फ्लेमेशन होगी तो हीलिंग भी होगी। तो क्या होता है कि वहां पे चूंकि डैमेज हुआ, हीलिंग का प्रोसेस हो गया, फिर डैमेज हुआ, हीलिंग का प्रोसेस हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पे जो है ना टिश्यू में फाइबर्स जमा होने शुरू हो जाते हैं,
और वो फाइबर जो है एल्वेलाई को कम्प्लीटली खत्म कर देते हैं। तो बहुत मतलब काफी टाइम के बाद ये होता है कि लंग्स जो है वो लिवर की तरह सॉलिड ऑर्गन बन जाते हैं, अब वो जो है वो स्पंजी नहीं रहते एयर एक्सचेंज के प्रोसेस के लिए। ठीक है जी, तो ये इसमें अगर कोई चीज है जो समझ में नहीं आई मुझे काइंडली बता दें, और अगर समझ आ गई है तो हैंड रेस कीजिए।